हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज सर्च एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। तो भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं प्रमोशन के बारे में। यहां पे क्या क्या होने वाला है, प्रमोशन से रिलेटेड सारी चीजें होने वाली हैं। तो भैया जुड़े रहो और वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको प्रमोशन मिक्स पूरी तरीके से समझ में आ जाए। प्रमोशन मिक्स बहुत कह सकते हैं लेंदी तो नहीं कहेंगे, बट हाँ बहुत सारी चीजें इसमें हैं, अलग अलग तरीके के कंसेप्ट्स हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और पूरा समझना है, ठीक है ना। तो चलो यार शुरू करते हैं। और इससे पहले 5 वीडियोस मार्केटिंग चैप्टर की आ चुकी हैं, तो बेटा आप उनको भी देख सकते हो, जहां पे मैंने आपको मार्केटिंग के फंक्शंस, मार्केटिंग की फिलॉसफीज, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स पढ़ा चुका हूं। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज प्रमोशन मिक्स, यानी कि अपना आखिरी पार्ट ये है, ठीक है ना। तो प्रमोशन बेसिकली सबसे पहले होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। प्रमोशन में बेसिकली होता क्या है, आप चीख चीख के पब्लिक को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। इसे ही हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स, है ना। ओके, और अगर प्रमोशन नहीं करेंगे तो सेल कैसे होगी, ठीक है ना। चलो तो प्रमोशन के बारे में एक बार देखते हैं। प्रमोशन रिफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो कोई भी मार्केटिंग करने वाला, जिसको हम मार्केटर कहते हैं, वो करता है टू इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऐसे लोग जो हमारे सामान को खरीद सकते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि भैया ये मेरी कंपनी है, ये मेरी ब्रांड है और ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं। और अंत में उनको परसुएड करना, यानी कि उनको मना लेना कि वो हमारे सामान को खरीदें, ठीक है। इन सारी एक्टिविटीज को हम लोग प्रमोशन मिक्स कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। अगेन बता रहा हूं, प्रमोशन रिफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द मार्केटर टू इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव बायर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुएटिंग देम टू मेक अ परचेज, यानी कि उनको ये मनाना, ये कन्विंस कर लेना कि तुम्हें मेरा सामान खरीदना ही खरीदना है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये प्रोस्पेक्टिव बायर्स कौन होते हैं? तो देखो भैया, जिसके अंदर विलिंगनेस हो, यानी कि जो सामान खरीदना चाहता हो, जो विलिंगनेस हो, जिसके अंदर विल हो कि हाँ भाई मुझे सामान खरीदना है, वो तो प्रोस्पेक्टिव बायर हुआ कि नहीं हुआ। चाहत है, सामान खरीदना है, विलिंगनेस है, चाहता है, लेकिन एबिलिटी नहीं है, यानी कि हैसियत नहीं है, पैसे कम है उसके पास थोड़े, तो वो बेटा प्रोस्पेक्टिव बायर नहीं हुआ। प्रोस्पेक्टिव बायर वो हुआ जिसके पास विलिंगनेस भी हो और जिसके पास एबिलिटी भी हो, है ना, जो चाहत भी रखता है एंड जो खरीद भी सकता है। ये दोनों चीजों को आप ऐड करते हो तो वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं एक गाड़ी खरीदने का सपना देख रहा हूं, चाहत तो है लेकिन पैसे नहीं है, तो मैं प्रोस्पेक्टिव बायर नहीं हुआ। लेकिन मैं गाड़ी खरीदने का सपना देख रहा हूं, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं खरीद भी सकता हूं, तो मैं प्रोस्पेक्टिव बायर हुआ, ठीक है। तो भैया एक मार्केटर को वो सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं कि अपने प्रोस्पेक्टिव बायर तक अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज पहुंचाए और उनको परसुएट करे कि वो हमारे सामान को खरीदे। अब प्रमोशन मिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें सबसे पहला है एडवर्टीजिंग, दूसरा है पर्सनल सेलिंग, तीसरा है सेल्स प्रमोशन और चौथा है पब्लिक रिलेशन। बेटा डायरेक्ट मार्केटिंग आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आप भूल भी सकते हो। इन 4 चीजों पे आपको यहां पे फोकस करना है। सबसे पहले आता है आपका एडवर्टाइजिंग, फिर आता है पर्सनल सेलिंग, फिर आता है सेल्स प्रमोशन और फिर आता है पब्लिक रिलेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं एडवर्टाइजिंग को। अब आपने एडवर्टीजमेंट बहुत देखे होंगे बेटा, बहुत ज्यादा देखे होंगे, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, टीवी पे लाखों एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं। तो मान लो यार अमिताभ बच्चन आते हैं और बिग बी आते हैं और किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्या आपके घर तक आ रहे हैं बेचने? नहीं ना। अमिताभ बच्चन एक है, एक बार एडवर्टीजमेंट चल रहा है, पहुंच रही है वो बात लाखों करोड़ों लोगों तक, तो इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट यही पता लगता है कि भैया घर तो आ नहीं रहे बेचने। तो एडवर्टीजमेंट एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे एडवर्टीजमेंट करने वाला और एडवर्टाइजमेंट को देखने वाला, वो दोनों पर्सनली मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। वो कहीं और बैठा हुआ है, वो कहीं और बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या है? सबसे पहले तो पेड फॉर्म है, यानी कि जो भी हमारा एडवर्टीजमेंट करेगा, अब अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, सलमान खान आ रहे हैं, शाहरुख खान आ रहे हैं, आपके ऋतिक रोशन आ रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं, विराट कोहली आ रहे हैं, रोहित शर्मा आ रहे हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेगा वो पैसा लेगा। यानी कि एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म है और एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है ना, अंडरटेकन बाय द मार्केटर्स टू बूस्ट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ताकि वो प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए जिस प्रोडक्ट का हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं। एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की। मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन तो बताना बहुत इजी है, बट याद कैसे होगा, लॉजिक लगा के। कहते हैं ना कि सर बिजनेस स्टडीज में याद नहीं हो रहा, क्या किया जाए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बड़ा आफत हो गई है सर।
तो भैया याद करना नहीं है ना, समझना है। 2-3 वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए। एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन का, जो अंडरटेक किया जाता है मार्केटर के द्वारा ताकि वो अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बूस्ट कर सके। तो ये हो गया। लेकिन सर एडवर्टीजमेंट तो बहुत अच्छी चीज है और एडवर्टीजमेंट से प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक तक बात पहुंचती है, लेकिन सर कुछ लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट की बुराई भी करते हैं। क्यों करते हैं सर? कुछ एडवर्टीजमेंट के बेटा ऑब्जेक्शंस भी हैं, लिमिटेशंस नहीं है, ये ऑब्जेक्शंस है, यानी कि विरोध में कुछ बातें हैं। सबसे पहले ये समझो, एडवर्टीजमेंट जब कोई कंपनी करती है तो बहुत खर्चा कर देती है, यानी कि कॉस्ट बहुत खर्च होती है, ठीक है। अब कॉस्ट खर्च होती है तो भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। अब जब कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनी क्या करेगी? अपने प्रोडक्ट के दाम को भी महंगा कर देगी, यानी कि प्राइस को भी बढ़ा देगी। अब जैसे बेटा सलमान खान आते हैं और वो थम्स अप का ऐड करते हैं, ठीक है, ऋतिक रोशन आते हैं और वो कहते हैं डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू का ऐड करते हैं, तो बेटा इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक इतनी महंगी है। बाकी बनाने में तो 10-15 रुपए का खर्चा आता होगा, बेचते हैं 95-100 रुपीस में। क्यों? क्योंकि भैया एडवर्टीजमेंट ही इतना कर दे रहे हैं, तो कॉस्ट ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्शन है। दूसरा, कुछ एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो सोशल वैल्यूज के खिलाफ होते हैं। अब अगर मैं कहूं आपसे एक एग्जांपल देके, आप देखिए एक शो है कपिल शर्मा का शो, जहां पे आलिया भट्ट जी आती हैं और उनको कोई कॉफी लाके देता है और उसमें वो कहती हैं कि इसमें शुगर डाला हुआ है, शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। और आलिया भट्ट के आप जितने भी एडवर्टीजमेंट टीवी पे देखो, कॉर्नेटो आइसक्रीम के, स्लाइस, फ्रूटी, माजा, ठीक है, बिस्किट के, उन सब में क्या शुगर नहीं होती? आइसक्रीम में क्या शुगर नहीं होती? आपके ओरियो बिस्किट में क्या शुगर नहीं होती? या आपके चॉकलेट्स में शुगर नहीं होती? या फ्रूटी या माजा में शुगर नहीं होती? ठीक है, बस मतलब खुद तो चीनी कम खाओ और दूसरों को चीनी खिलाओ, ठीक है। तो कुछ सोशल वैल्यूज भी यहां पे एडवर्टीजमेंट में अंडरमाइन हो जाता है। अब आलिया भट्ट को देख के लोग, हो सकता है कि माजा पीने का मन ना करे तो माजा पी लेगा इंसान, लेकिन उनके कहने के अनुसार शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो भैया अपने हिसाब से देख लो, समझ गए। इनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट, अगर कोई सामान अच्छा नहीं भी होगा उसका बार बार एडवर्टीजमेंट किया जाएगा तो वो भी बिकने लगेगा, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। कुछ एडवर्टीजमेंट्स आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, यानी कि दे आर बैड इन टेस्ट। कुछ एडवर्टीजमेंट आते हैं जो मतलब जिसमें अननेसेसरीली कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो मतलब हमको देखने में अच्छी नहीं लगती हैं, बेसिकली हम फैमिली के साथ नहीं देख पाते हैं, है ना। तो कुछ एडवर्टीजमेंट आर बैड इन टेस्ट और उनको तुरंत ही बंद किया जाना चाहिए। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो इन पे ख्याल रखती है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट ही मार्केट में आए जो अच्छे लगे देखने में। और एडवर्टीजमेंट से क्या होता है बेटा, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छा बता रही है तो बायर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बायर्स कंफ्यूज हैं कि कोलगेट लगाएं, पेप्सोडेंट लगाएं, दंतकांति लगाएं, मेसवाक लगाएं, क्या लगाएं भैया, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया सारे के सारे प्रोडक्ट जो है हमको क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट अगर बहुत हैवी होता है तो ये सारे ही चीजें होती हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, कॉस्ट बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाता है, सोशल वैल्यूज को अंडरमाइंस करती हैं कुछ चीजें। इंफीरियर प्रोडक्ट, यानी कि थोड़ा खराब सामान भी होगा तो एडवर्टीजमेंट कर करके आप उसको भी बेच डालोगे। कुछ एडवर्टीजमेंट बैड इन टेस्ट होते हैं और बायर्स को कंफ्यूज करते हैं। तो ये थे बेटा एडवर्टीजमेंट के ऑब्जेक्शंस। बात करते हैं फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। 3 फीचर्स है। सबसे पहला पेड फॉर्म, यहां पे भैया पैसा देना पड़ता है। दूसरा पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, इम्पर्सनैलिटी की बात हो रही है। और थर्ड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे ड्रीम 11 लिखा रहता है, स्टार स्पोर्ट्स लिखा होता है, यानी कि दे आर स्पॉन्सरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम, और वहां से भी उनका जो है एडवर्टीजमेंट अच्छा खासा हो जाता है ना। फिर आते हैं रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग का रोल क्या होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को अवेयर करवाना कि हाँ भाई ये हमारा ब्रांड है और ये हमारा प्रोडक्ट है, आके खरीद लो। इनहैंसिंग कस्टमर्स अवेयरनेस, कस्टमर की अवेयरनेस को बढ़ाना अबाउट द प्रोडक्ट। हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना। ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर अवेयर होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, कस्टमर तुम्हारे सामान को खरीद लेगा, यानी कि डिमांड करेगा वो। इसके बाद रिपीटेड एडवर्टीजमेंट्स इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी एडवर्टीजमेंट को बार बार टीवी पे चलाया जाए तो कंज्यूमर्स उसको सच मान लेते हैं। जैसे एक घड़ी जो है डिटर्जेंट है और उसमें बोला जाता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 10 बार यही आप टीवी देखो, 10 बार वही एडवर्टीजमेंट आएगा तो आप सोचोगे चलो इस्तेमाल करके देख ही लेते हैं, फिर ही विश्वास करेंगे। और आप जाओगे और अगली बार जब भी आपको कपड़े धोने की नीड होगी, आपको सर्फ या डिटर्जेंट लेना होगा, आप घड़ी का ले लोगे, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रिपीटेड एडवर्टीजमेंट से जो बायर्स होते हैं ना, वो उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ, इंप्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर आप अच्छा एडवर्टीजमेंट निकालते हो ना
तो कंपनी की पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छी हो जाती है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटा ऑब्वियस ही बात है, आप कोई भी काम करोगे, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में बहुत लोग काम करते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं एडवर्टाइजिंग से माध्यम से। अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये दोनों थे, अवेयरनेस क्रिएट करना और डिमांड क्रिएट करना। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलने लगेगा। पब्लिक इमेज अपने आप अच्छी हो जाएगी जब आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो ऑब्वियसली है ही है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा पर्सनल सेलिंग की। एडवर्टीजमेंट में क्या समझा कि भैया यहां पे पर्सनली बातचीत नहीं हो रही है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या समझना है, पर्सनल सेलिंग में आप घर घर जाके सामान को बेचते हो, यानी कि पर्सनल सेलिंग रिफर्स टू अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पे आप पर्सनली सामान को बेचते हो बिटवीन द सेलर एंड द प्रोस्पेक्टिव बायर, है ना। अब ये सेलर है और ये खुद घर घर जा रहा है, खुद लोगों को बता रहा है कि भैया ये मेरा सामान है, आके खरीद लो। आपके घर में भी घंटी बजती होगी, आप गेट खोलते होगे और सामने एक बंदा दिखता होगा जो आपसे कहता होगा सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये खरीद लीजिए। घर पे ऐसे लोग आते हैं ना, ठीक है, ओके। तो ये हो जाता है भाई पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के कुछ मेरिट्स हैं। सबसे पहले तो आप जहां मर्जी चाहे प्रमोशन कर सकते हो, यानी कि ये एक फ्लेक्सिबल टूल है, ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और इसमें कंज्यूमर्स से डायरेक्ट फीडबैक भी निकल के आता है। कंज्यूमर से आप सुन लेते हो कि भैया वो हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। इट सीक्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। जो बायर्स हैं उनसे डायरेक्ट फीडबैक सुनने को मिलता है। जैसे कि मान लो आप दुकान खोल के बैठे हो या आप कहीं घर घर जाके सामान बेच रहे हो, तो कोई घर से निकला और उसने बोला अरे यार ये शैम्पू तो बड़ा महंगा है, मैं नहीं खरीदूंगा। आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार कंज्यूमर्स मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कि वो कॉस्टली ज़्यादा है, महंगा ज़्यादा है। यानी कि डायरेक्ट फीडबैक आपको निकल के आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सेलर और बायर आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और जो फीडबैक है वो दे रहा है, ठीक है। फीचर्स क्या है, पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड ये हेल्प करता है कंपनीज को पब्लिक के साथ लॉन्ग टर्म इमेज बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए। मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड अ बायर, है ना, समझ रहे हो। पर्सनल सेलिंग में पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्सनली आप बातचीत कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो कंपनी और बायर के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ना, कंपनी और बायर के बीच में जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो बन जाती है पर्सनल सेलिंग के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक गुड सेल्समैन कैसा हो, एक अच्छा सेल्समैन कैसा होना चाहिए। देखो पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन होता है जो घर घर जाता है और सामान को बेचता है। तो एक अच्छा सेल्समैन कैसा हो, बिल्कुल ऐसा हो जो क्वालिटीज मेरे पीछे लिखी हुई हैं। सबसे पहले उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो सामान बेच रहा है ना उसकी उसे नॉलेज होनी चाहिए। पता चला वो जो सामान बेच रहा है उसकी नॉलेज उसे खुद ही नहीं है, तो नंबर 1 है नॉलेज। जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो उसके बारे में पूरी नॉलेज कर लो। मेंटल एट्रीब्यूट, उसके अंदर दिमाग होना चाहिए, कस्टमर्स के क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए। थर्ड, गुड कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत में अच्छा हो, क्योंकि बातचीत में अच्छा होगा तभी तो बायर जो होगा वो परसुएड होगा ना। कन्विंस कब होगा, जब आप बातचीत अच्छी करोगे। कर्टेसी, सद्भावना होनी चाहिए, आपके मन में सद्भावना होनी चाहिए सामने वाले के जो है प्रति। अगर कोई कंज्यूमर सामान नहीं खरीद रहा है तो उसको भला बुरा नहीं कहना है, उसको आगे मतलब उसको कह के कि ठीक है सर कोई बात नहीं बाद में ले लेना, और आगे बढ़ जाना है। कर्टेसी होनी चाहिए। टैक्टफुलनेस, उसके अंदर टैक्टफुलनेस होनी चाहिए, यानी कि टैक्टिक्स होनी चाहिए सामान को बेचने की। साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, कुछ भी करो सामान को बेचो, टैक्टिक्स होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्समैन ऐसा हो जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं ये सामान बेच लूंगा। एंथुसियास्टिक, थोड़ा एनर्जेटिक लगे, एंथुसियास्टिक लगे, बिल्कुल डल सल ये शैम्पू है खरीद लो जरा, कोई नहीं खरीदेगा। जब तक आप एंथुसियाज्म से बताओगे नहीं, एनर्जी के साथ बताओगे नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई कमी है तो वो भी कंज्यूमर्स को बता दो, नहीं तो बाद में फंसोगे। परसिस्टेंट, यानी कि कंटिन्यूअसली मेहनत करने वाला होना चाहिए। वोकेशनल, यानी कि बातचीत में अगेन वही वोकेशनल एट्रीब्यूट, यानी कि आवाज वगैरह ठीक होनी चाहिए, बातचीत करे तो अच्छे से करे, लहजा अच्छा होना चाहिए। और फिजिकल क्वालिटीज उसमें अच्छी होनी चाहिए, यानी कि मतलब यहाँ पे फिजिकल क्वालिटीज का मतलब पर्सनैलिटी है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, IQ होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, है ना, और कपड़े वगैरह ठीक पहने हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई एक गुड सेल्समैन की क्वालिटीज़ में। तो ये तो हो गए हमारे दो, पहला था एडवर्टीजमेंट, दूसरा था पर्सनल सेलिंग। एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में यही फर्क है, एडवर्टीजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इट इज अ पेड फॉर्म, बट पर्सनल सेलिंग में भी पेड है, बट यहां पे पर्सनली आप जाके सामने से लोगों से मिल रहे हो, ठीक है। थर्ड आता है सेल्स प्रमोशन।
सेल्स प्रमोशन में बेसिकली हो क्या रहा है, अच्छा एडवर्टीजमेंट से भी सेल बढ़ेगी, पर्सनल सेलिंग से भी सेल बढ़ेगी, अब सेल प्रमोशन करके भी सेल बढ़ेगी। यानी कि ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि सेल प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन ही तो पढ़ रहे हैं ना, प्रमोशन यानी कि सामान को प्रमोट करना है। सेल्स प्रमोशन में क्या कंपनी क्या करती है बेटा, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देती है कंज्यूमर्स को, ताकि वो आगे आए और सामान को खरीदें। Sales promotion refers to the short-term incentives offered by the marketers to promote the sales of their product. सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं, जो मार्केटर्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं, छोटे छोटे चीजें देते हैं, जिससे कंज्यूमर खुश होकर सामान ले लेता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा कुछ इस तरीके का बोर्ड दुकानों के बाहर, सेल सेल सेल, फ्लैट 20, 30, 40, 50, 60% ऑफ। अब आप रास्ते से जा रहे हो, भेल पूड़ी खा रहे हो और बगल में देखा कि सेल है, आओ चलो यार सेल है तो चला देख के आते हैं। सेल में चले गए, सामान पसंद आ गया, खरीद लिया। ये क्या है, ये एक मार्केटिंग टेक्निक है सेल का बोर्ड लगाने की, ठीक है। अब सेल प्रमोशन टेक्निक्स में क्या क्या चीजें आती हैं एक बार वो समझ लेते हैं बच्चा। इससे पहले आप ये फोटो देख लो, ये सारों मतलब बहुत सारों में से कुछ की फोटो है यहाँ पे, ये सारे ही सेल प्रमोशन टेक्निक्स हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, लकी ड्रॉ आपने जरूर देखा होगा, है ना। लकी ड्रॉ कि भैया आप एक मॉल में गए और आपका नाम ले लिया, आपसे एक चिट निकलवाई, लकी ड्रॉ हो गया भैया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, अच्छा लकी ड्रॉ में क्या निकला, एक कूपन निकला जिसमें कहा गया कि अगर 5,000 रुपए की शॉपिंग करेंगे तो 500 रुपए मुफ्त, है ना, सामान 500 रुपए का सामान आप फ्री में घर ले जाओगे। अब आप सोच में पड़ गए, 5,000 की शॉपिंग पे 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो चलो एक बार देख लेते हैं, है ना, और आपने सामान खरीद लिया। तो ये लकी ड्रॉ वाला सिस्टम होता है बेटा। बाकी आप कैशबैक के बारे में जानते हो कि पेटीएम से करें पेमेंट और पाएं 10% का कैशबैक, ठीक है। अब आप जानबूझ के पेटीएम से पेमेंट करेंगे तो कैशबैक का लालच होता है लोगों को। ये वाउचर आपने जरूर देखे होंगे, रिलायंस ट्रेंड वगैरह अगर गए हो या किसी भी मॉल वॉल में दुकानों में गए हो, एक वाउचर देते हैं आपको कि अभी तो आपने सामान ले लिया, जब अगली बार आप सामान खरीदेंगे तो 1500 की खरीदारी पे 200 रुपए की छूट मिल जाएगी। ऐसे वाउचर्स सेल प्रमोशन करते हैं, सेल्स को बढ़ाते हैं। अब वो जो कंज्यूमर होगा ना, वो लालच में आएगा कि यार चलो अच्छा प्रोडक्ट था, फिर से चलते हैं, 1500 का सामान लेते हैं, 200 रुपए का डिस्काउंट लेते हैं, सामान 1300 का हो जाएगा, है ना। फिर आते हैं बेटा ये ऐसा ऑफ का, आपने देखा होगा 20% ऑफ, 30, 20, 80, 70, 60% ऑफ। इससे भी सेल प्रमोशन होती है ना। अब जो सामान फैशन में नहीं है उसके ऊपर सेल लगा दो, बंदा खरीद लेगा लालच में आके, ये भी सेल प्रमोशन होता है। और ये होते हैं बेटा आपके कूपन्स। आपने कुछ इस तरीके के कूपन देखे होंगे कि आपको कूपन दे दिया गया और आपको स्क्रैच करना है, और स्क्रैच करके जो भी ऑफर निकला कूपन कोड आपको लगाना है और फिर देखते हैं क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो ये सारे ही क्या होते हैं, सेल प्रमोशन के तरीके होते हैं। और यहाँ पे एक बार मैं लिस्ट भी ले आया हूं आपके लिए, ये सारी लिस्ट आपके लिए है। रीबेट, डिस्काउंट तो जानते ही हो कि भैया 1000 का सामान खरीदो 100 रुपए का डिस्काउंट। रिफंड यानी कि अभी आप पैसा दीजिए, बाद में कुछ रिफंड आ जाएगा। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि फोन के साथ चार्जर फ्री। आपने फोन लिया, चार्जर बिल्कुल फ्री है। अब आप, अच्छा चार्जर तो चलो फ्री होता ही है, ईयरफोन बिल्कुल फ्री है। अब आप ईयरफोन के लालच में हो सकता है फोन खरीद लें कि हाँ यार ईयरफोन, चार्जर, कवर, बैक कवर सब कुछ फ्री में मिल रहा है, चलो फोन ले लेते हैं। इसे कहते हैं प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। क्वालिटी गिफ्ट्स, आपको कोई क्वालिटी गिफ्ट दे दिए, यानी कि मान लो 5000 की शॉपिंग पे, है ना, अगर आपने 5000 रुपए की शॉपिंग की तो आपको एक बेडशीट गिफ्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? बेडशीट गिफ्ट मिलेगी। अब बताया ही नहीं कि भैया बेडशीट डबल बेड है या सिंगल बेड है, पिलो कवर है कि नहीं है, पता चला 5000 की शॉपिंग में 100-200 रुपए की बेडशीट दे दी, ठीक है। इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइंड गिफ्ट्स, लकी ड्रॉ बताया ना, लकी ड्रॉ हो गया, यूजेबल बेनिफिट हो गया। फुल फाइनेंस एट द रेट 0%, ये आजकल बहुत फेमस है, इसको हम ऐसे भी कहते हैं नो कॉस्ट EMI, है ना। यानी कि फोन खरीदो EMI पे, EMI भरो साल भर तक और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जीरो कॉस्ट EMI या फाइनेंस एट 0%। सैम्पलिंग, भैया पनीर खाना है, पनीर लेना है ना, थोड़ा टेस्ट करके दिखा दिया, सैंपल। और कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहते हैं बेटा मॉल वगैरह में कि आइए गाना गाइए, 5 जो सबसे अच्छा गाना गाएंगे उनको हम छूट देंगे अपनी दुकान के अंदर। कुछ इस तरीके के कॉन्टेस्ट, रीबेट, रिफंड, ये सब आपने मार्केट में देखा होगा। ये सब मार्केटिंग टेक्निक्स हैं और सेल को प्रमोट करने के लिए कंपनीज अलग अलग टेक्निक्स करती हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है ना। जैसे आजकल एक बहुत अच्छा फेमस है, मैंने कुछ दुकानों में देखा है, वो कहेंगे कि भैया 700 रुपए में एक जीन्स ले, है ना, और फिर दूसरे मतलब 2 जीन्स लेंगे तो कितने की हो जाएगी? 1400 की। तो ऐसा करिए भैया 1200 में 2 जीन्स ले लीजिए, है ना, 1200 में 2 जीन्स, ठीक है।
और फिर 2000 में 3 जीन्स ले लीजिए। कुछ इस तरीके से चीजें होती है मार्केट में, यानी कि ज्यादा लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। और जिम में आपने देखा होगा, जिम की 1 महीने की फीस होगी 1000 रुपए, ठीक है। तो आप सोचोगे यार 6 महीने अलग अलग ले लूंगा तो 6000 रुपए पड़ेंगे, लेकिन 6 महीने की फीस होगी 4500 रुपए। 6 महीने की फीस होगी 4500 रुपए। तो अब आप सोचोगे अरे यार अगर मैं हर महीने फीस दूंगा तो 1000 करते करते 6000 रुपए हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं 6 महीने के एक साथ ले लेता हूं तो 4500 रुपए में ही कर लूंगा। अब जिम वाले का फायदा ये, उसको पता है कि 10 दिन जिम करके कोई आने तो वाला तो है नहीं, तो 4500 रुपए अंदर हो जाएंगे एक ही बार में, ठीक है। तो ये हो जाता है भाई सेल प्रमोशन की अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। लास्टली बिल्कुल लास्ट में आता है पब्लिक रिलेशन, जिसको हम लोग पीआर भी बोलते हैं। पब्लिक रिलेशन यानी कि पीआर। अब पब्लिक रिलेशन का मतलब यह होता है कि कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मार्केट में पब्लिक के बीच में अपनी कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज बना पाए। पब्लिक रिलेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी कह लो और पब्लिक के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो, कंपनी की पॉजिटिव इमेज निकल के आए पब्लिक के सामने। और अगर कंपनी की इमेज पॉजिटिव होगी तो कंपनी क्या करेगी, अच्छा करेगी, क्योंकि लोग उस पॉजिटिव इमेज से अट्रैक्ट होंगे एंड कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जैसे सैमसंग की बहुत अच्छी इमेज है, कभी कोई सामान खराब नहीं होता, या आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, लोग सैमसंग के प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी कंपनी की पब्लिक इमेज कैसी है, ये होता है पब्लिक रिलेशन। नाम से पता लग रहा है पब्लिक रिलेशन, पब्लिक यानी कि जनता, रिलेशन यानी कि संबंध, जनता से संबंध बनाने की बात हो रही है। अब जनता से संबंध बनाने क्यों है, सबसे पहली बात, पब्लिक रिलेशन हेल्प टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज। पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इन द आईज ऑफ कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड सप्लायर। अब गवर्नमेंट के नजरों में भी तुम्हें अच्छा बनना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बार अगर लाठी चलाना शुरू किया ना तुम्हारी कंपनी के ऊपर तो डूबते ही चले जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट से तो तुम जीत नहीं पाओगे। सप्लायर की नजरों में अच्छा बनना है ताकि रॉ मटेरियल सप्लाई करता रहे। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपकी कंपनी की अगर इमेज अच्छी है तो बहुत हेल्प होती है। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, पढ़ के देखो, एज दे मे बी एक्सेप्टेड इजीली, क्योंकि नए प्रोडक्ट को इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बिकॉज ऑफ दे मे बी एक्सेप्टेड इजीली बिकॉज ऑफ गुड रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन अच्छी है, आपके बिजनेस की गुड रेप्यूटेशन है, तो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपकी जो बिजनेस है वो अच्छे स्टेट में नहीं चल रही है, खराब चल रही है, लेकिन अगर आपकी पब्लिक इमेज अच्छी है तो आप उसको रीइनस्टेट भी कर सकते हो, यानी कि इट हेल्प्स द बिजनेस टू रीइनस्टेट इटसेल्फ इन वेक ऑफ कंट्रोवर्सीज और प्रीजुडिसेस। अगर आपकी कंपनी को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो गई है, लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि पब्लिक के सामने अच्छी इमेज बना के रखो, तो कंट्रोवर्सी को समाप्त भी किया जा सकता है। लास्ट में हम समझेंगे बेटा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के कुछ फंक्शंस को। सबसे पहले किसी भी कंपनी में पब्लिक रिलेशन एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग पीआरडी भी कहते हैं। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है कि भैया कंपनी की हेल्प करे। अलग से डिपार्टमेंट होता ही है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, वैसे ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी होता है जो कंपनी की अच्छी इमेज को बनाने में मदद करता है। इट मैनेज रिलेशंस विद द प्रेस। प्रेस यानी कि बेटा मीडिया, मीडिया की नजरों में अच्छा बनाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि मीडिया की नजरों में अगर आप अच्छे हो तो आप जनता की नजरों में भी अच्छे हो। मीडिया को कहते हैं ना फोर्थ पिलर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, टू प्रेजेंट ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, कि मीडिया तक कंपनी के बारे में सही जानकारी पहुंचे। यह काम होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करे फॉर न्यू प्रोडक्ट थ्रू स्पॉन्सरशिप ले और प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करे। अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज समझ रहे हो कि यहां चलो आज ये नाला साफ कर दिया, आज ये बीच की सारी पॉलिथीन साफ कर दी, आज ये पहाड़ के बीच में कोई वैली है वहां पे गंदगी हटा दी, आज हमारी कंपनी ने ये किया। तो कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज, पॉल्यूशन हटाना, पॉल्यूशन कम करना, गरीब बच्चों की पढ़ाई है ना, उनमें फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी एक्टिविटीज भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट करता रहता है ताकि कंपनी की इमेज जो है पब्लिक के बीच में अच्छी बनी रहे। और लास्टली अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है कंपनी के ऊपर, तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का ये रोल होता है कि भैया कंपनी को प्रमोट करे, कंपनी को डिफेंड करे है ना,
कैसे डिफेंड करेंगे भाई? बहुत अच्छे तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले डिफेंड करेंगे हम न्यूज़ लेटर से, है ना। हम न्यूज़ में ये खबर छपवा दो अखबार में, तो अखबार से खबर छपवा सकते हैं। ब्रोशर्स यानी कि मैगजीन्स वगैरह छपवा सकते हैं। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह अपनी कंपनी के बारे में लिखवा सकते हैं। कंपनी के मालिकों का टॉक शोज अरेंज करा सकते हैं। टॉक शो समझते हो, जैसे कॉफी विद करण टॉक शो है, रजत शर्मा की आपकी अदालत टॉक शो है ना। और हाई ऑफिशियल्स की स्पीचेस, आप स्पीच यानी कि एक मंच पे खड़े होकर स्पीच देना है, वो सब भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट फोकस में करता है। और ये सारी जद्दोजहद इसलिए की जा रही है ताकि कंपनी की एक अच्छी इमेज सामने निकल के आए। तो बच्चा पार्टी कैसी लगी आपको ये क्लास? तुरंत कमेंट करके बताना। और मार्केटिंग का चैप्टर आपको पूरी तरीके से मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, ये भी कमेंट करके बताना। अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि बेटा पेपर बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो मेहनत करना और शुरू कर दो। कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे सारे टीचर्स सारे पार्ट्स वाले वीडियोस को कवर कर रहे हैं, वन शॉट्स को कवर कर रहे हैं। जहां से आपका पढ़ने का मन हो वहां से आप पढ़िए, बट पढ़िए, ठीक है। मेजर प्राइमरी चीज है कि पढ़ना है, बाकी जहां से भी आपको सुटेबल लगे। सुटेबिलिटी की बात यह कि भाई आपको सारा कंटेंट मिले, कुछ भी छूटे ना, और टीचर से भी आपकी एक बार ट्यूनिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। तो भैया अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करो, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे कम्युनिटी ग्रुप पे जुड़ो अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके, और कॉमर्स अड्डा 24/7 का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। उससे आपकी थ्रू आउट द ईयर जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से होती रहेगी। मार्केटिंग तो हो गई समाप्त, और अब क्या शुरू करेंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि आपका क्लास 12 का लास्ट चैप्टर होने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। छोटा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड स्टे ट्यून विद कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल, और हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। जय हिंद।